हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके दो क्वेश्चन थे, मान लीजिए कि दो डाउट ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि सर आप ये कहते हैं कि मुग़ल मंगोल ही हैं, माने कि मंगोल ही आगे जाके भारत के मुग़ल बने। तो उनका सवाल ये है, नेचुरली ऐसे डाउट भी आते हैं, तो उनका सवाल ये है कि सर अगर ये जो भारत के मुग़ल हैं वो मंगोल ही हैं, तो फिर मंगोल क्या है? मंगोल और मुग़ल तो अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि सर आप ये कहते हैं कि जो मुग़ल हैं भारत के ये मुस्लिम हैं, और फिर दूसरी चीज़ आप ये कहते हैं कि मुग़ल मंगोल ही हैं, बट हमने तो ये सुना है कि मंगोल मुस्लिम्स के दुश्मन थे। तो फिर अगर भारत वाले मुग़ल मंगोल ही हैं तो फिर वो मुस्लिम कैसे हैं? जबकि हमने सुना है कि मंगोल तो मुसलमानों के दुश्मन थे। और फिर भारत वाले मुग़ल अगर मुस्लिम हैं तो फिर वो मंगोल कैसे हैं? क्योंकि या तो वो मुस्लिम हो सकते हैं या मंगोल हो सकते हैं। ये मेन क्वेश्चंस हैं। अब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस का आंसर करें। सबसे पहले इसका आंसर इस बात में छुपा है कि एक व्यक्ति की या एक समुदाय की, एक कम्युनिटी की अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें से एक तरफ हम आइडेंटिटी कर लेते हैं कल्चरल आइडेंटिटीज़। ये सारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं और मेनली ये कैसी होंगी? लैंग्वेज, भाषा के आधार पर आपकी एक आइडेंटिटी है, कल्चरल है, जैसे पंजाबी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रीजन के हिसाब से हो सकती है, रिलीजन के हिसाब से हो सकती है। ये मेजॉरली आपकी कल्चरल आइडेंटिटी आप समझ लीजिए। रीजन के हिसाब से पंजाब रीजन के हैं तो पंजाबी है, या फिर रिलीजन के हिसाब से है कि आप मुस्लिम है तो कोई हिंदू है, कोई बुद्ध, जैन, पारसी है। ये सब ये आपकी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं। इस तरह से तमाम तरह की कल्चरल आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक आइडेंटिटी और एग्जिस्ट करती है जिसके बेसिस पर आपको पढ़ाने के लिए कम्युनिटीज़ को और लोगों को डिवाइड किया जाता है, लेकिन उस आइडेंटिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया जाता आज की डेट में, बट वो है, और वो रेस के आधार पर होती है। नस्लीय आइडेंटिटी, नस्लीय पहचान, रेस, जिसमें आपके जो बॉडीली फीचर्स हैं, आपके बर्थ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जन्म को। जो संस्कृति की बात है, भाषा, क्षेत्र, धर्म, ये नहीं, आप जन्मे हैं जिसके घर तो वही नस्ल आपकी है ना। जिस भी जीव के आप आगे बच्चे हो वो नस्ल है आपकी स्पीशीज से आपको ट्रेट्स मिल रहे हैं। तो जैसे कि नाक चिपटा और दबा हुआ होना, माथा बाहर आया होना, आँखों का स्लिट बड़ा पतला होना, बारीक होना, है ना, होंठ थोड़े दबे और बारीक होने, फिर कई जगहों पर नाक थोड़ा चौड़ा होना लेकिन नाक की हड्डी थोड़ी नाजुक होना, बाहें बहुत लंबी लंबी होना, चेहरा लंबा होना, बाल एकदम घुंघरौले और सर से सटे हुए होना, रंग थोड़ा सा काला रहना। इस तरह से कई तरह के नस्लीय लक्षण, द फीचर्स, मेनली द फेशियल फीचर्स और द बॉडीली फीचर्स के आधार पर जब हम बताते हैं तो दे आर द ये रेशियल डिविजन्स है। नस्ल के आधार पर भी डिविजन्स होती है। अब उस हिसाब से आप नस्ली आधार पर मान लीजिए कि डिविजन्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे ऑस्ट्रेलॉइड है एक ग्रुप, इसी तरह से एक ग्रुप मोंगोलॉइड है। ये नस्ली आधार पर मेनली ये जो ग्रुप है ये एशियन ओरिजिन का माना जाता है, लेकिन इसके लोग अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। यूरोप में भी इसके लोग पाए जाते हैं, अमेरिका में भी मोंगोलॉइड होते हैं, और मेजॉरली इसका ओरिजिन एशियन है। एशिया में इस ग्रुप की डोमिनेंस है, कहाँ मिल जाती है आपको? जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, नॉर्थ मंगोल, तकरीबन इन जगहों पे आपको ये मिल जाते हैं। मुद्दे की कहानी है कि एक नस्लीय विभाजन होता है, एक सांस्कृतिक विभाजन होता है। ये दिमाग में रख लेना है आपने। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि मान लीजिए नस्लीय तौर पर कोई मंगोल है, जो आगे जाकर मंगोल से नाम बिगड़ते बिगड़ते मोगुल हुआ और मोगुल से मुगल हो गया, तो मंगोल, मोगुल, मुगल। तो अब नस्लीय आधार पर आप मान लीजिए कि इसे मुगल शब्द दे रहे हैं, दैट इज मुगल, लेकिन सांस्कृतिक आधार पर, रिलीजन के तौर पर हो सकता है कि वो इस्लामिक हो, यानी कि मुस्लिम। तो वो मंगोल या मुगल होते हुए मुस्लिम भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं? वो मंगोल या मुगल होते हुए मुस्लिम भी तो हो सकते हैं। हम सब ऐसे ही होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे सिंपल एक छोटी सी बात ये मैं कहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए, इसकी बहुत ज़्यादा पड़ताल या तफ्तीश में अभी जाने की ज़रूरत नहीं, मान लीजिए कि एक अच्छा खासा रीजन उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का, ऐसा माना जाता है कि नस्लीय तौर पर आर्यन है, सपोज करिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज अगर हम उन आर्यंस को देखें तो मोटा मोटा आप उन्हें देख लीजिए कि वो आपको रिलीजन वाइज हिंदू आर्य भी मिल जाएंगे, और रिलीजन वाइज आपको सिख आर्य भी मिल जाएंगे, सिख आर्यन। हो सकता है मैं आर्यन हूँ और मैं सिख हूँ, हो सकता है ये आर्यन हो और ये हिंदू हो। और यही आपको, ये जो आर्यंस की थ्योरी है, हिटलर तो इसे बहुत प्रमोट करता था। वो कहता था सबसे प्योर आर्यन रेस तो वही लोग हैं, द नाजीज, द जर्मन्स। और इस हिसाब से तो फिर आप अगर बीइंग आर्यन तो आप क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। और अगर उन्हीं आर्यंस की एक बड़ी खेप सेंट्रल एशिया से चल के वाया ईरान भारत आई है, ऐसा कहा जाता है, तो फिर आगे जा कर के वहाँ पे इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, तो बड़े पैमाने पर आर्यंस मुस्लिम भी हैं। तब ये आर्यन आइडेंटिटी जो है ये नस्ली है, लेकिन आगे उन सब पर कौन सी संस्कृति का रंग चढ़ा है या कौन सा कल्चर का पतरा चढ़ गया उनके ऊपर, बस वो हो गया है कि नहीं। तो वो फिर सिख हो गए, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, कुछ भी हो गए। सोचने वाली बात है। उन्हीं आर्यंस में से, मान लीजिए कि उन्हीं आर्यंस में से एक व्यक्ति सिद्धार्थ हुए हैं, राजघराने में जन्मे हैं, क्षत्रिय क्लैन के हैं, और आगे जाके हो सकता है वो बुद्ध हो गए, तो आगे बुद्धिज़्म में जो लोग हैं, रिलीजन बुद्धिज़्म है, आर्यन है, ऐसा हो सकता है। सिर्फ आपके समझावे के लिए मैं समझा रहा हूँ कि ये एक पहचान नस्लीय पहचान है जिस पर आगे सांस्कृतिक पहचानें कहीं चढ़ जाती। अब जैसे इसी आधार पर मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। अब पंजाब के लोग भी मान लीजिए कि आर्यन है और हरियाणा के लोग भी मान लीजिए आर्यन है नस्ली तौर पर, लेकिन पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी हो गए, अब सांस्कृतिक तौर पर पंजाबी हो गए। डिवीजन का कारण 1966 में यही रहा ना। और हरियाणवी के लोग हरियाणवी, मतलब ये है कि वही हिंदी भाषा की रेंज में आते हैं। तो अब वो नस्ली तौर पर दोनों आर्यन हैं, लेकिन भाषाई तौर पर, संस्कृति के तौर पर एक पंजाबी है, एक हरियाणवी है। लेकिन नस्ली तौर पर कहेंगे तो पंजाब हरियाणा तो एक ही है, पहले एक ही रहा करता था, है तो आर्यन ही है। तो इस तरह से एक कोर में एक नस्लीय पहचान रहती है और उसके बाद सांस्कृतिक पहचानें आपके साथ जुड़ जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से एक चीज़ निकल के आती है कि मैं ना एग्जैक्ट डेट्स यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि हम इसे डाउट सेशन में ले रहे हैं, तो मैं इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता बच्चों के लिए किसी भी तरह से, सिंपल रखना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डेट्स तो लेक्चरों में हमेशा बताई है कि पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान कब प्राप्त हुआ और किस तरह से उन्होंने किस डेट पे इस्लाम स्थापित किया। मैं आज उन डेटों में नहीं ले जाना चाहता, कॉन्सेप्ट की सिंप्लिसिटी के लिए डेट्स को थोड़ा सा मेजर यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, इमेजिन टाइम वाया आगे बढ़ते हैं, तो इधर इस पॉइंट से शुरू करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आए तो 600 AD के अराउंड मान लीजिए कि इस्लाम एग्जिस्टेंस में आता है सपोज। और मैं आपको एक मैप अब दिखाना चाहता हूँ, आप उसे देख लीजिए, जिसके वजह सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। हम सब ने जो पढ़ा लिखा जाना है उस हिसाब से हम ये जानते हैं कि ये जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में जो जगह मक्का है, ये ओरिजिन प्लेस है इस्लाम का। ठीक है, तो 600 AD के अराउंड मान लीजिए इस प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इस्लाम में इस्लाम पैदा हुआ। अब वहाँ से इस्लाम ईस्टवर्ड भी पेनिट्रेट करेगा और वहाँ से इस्लाम वेस्टवर्ड भी पेनिट्रेट करेगा। हम सब जानते हैं वेस्टवर्ड, आप सब जानते हैं इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, तुनीशिया, मोरक्को, सब इस्लाम हो गया। और ये जो मोरक्को के यहाँ पर एटलस एरिया, माउंटेन एरिया है, ये सारा, इसे मगरेब कहते हैं। मतलब जो इस्लामिक साम्राज्य है उसका पश्चिमी छोड़ मगरेब, और ईस्ट में भारत की साइड आ जाएंगे तो मशरिक,
पूर्व जहाँ से सूरज उगेगा, तो मशरिक और मगरेब, ऐसा सेंटर कहाँ है, मक्का, तो यहाँ पर फैल रहे हैं। और फिर ईस्टवर्ड सऊदी अरेबिया से यहाँ फैल रहे हैं, और ये ऐसे ईस्टवर्ड माने ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी फैल रहे हैं। तो देखो क्या क्या कवर कर रहे हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान। मैंने पाकिस्तान शब्द अभी यूज़ क्यों नहीं किया, भाई ओवरऑल एक भारत का हिस्सा रहा करता था, सिंप्लिसिटी के लिए रख रहा हूँ। हालांकि तब ये भी एग्जिस्टेंस में नहीं आए होंगे, तब इनको हम नदियों के हिसाब से देखते थे। यहाँ पे आमू दरिया, सीर दरिया नदियाँ गुजरती हैं, उनके ऊपर का इलाका, मतलब उनका इलाका, और उसके नीचे का हम ऑक्सस रिवर को यहाँ यूज़ करते हैं। ऑक्सस के आगे का ट्रांस ऑक्सस एरिया है, और उसके नीचे का ज़्यादातर पर्शियन ईरानी एरिया है, ऐसा करके। पर उधर नहीं जाए, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारा एरिया जो है, तो 600 AD से आगे 700, 800, 900, 10, 11, 1200, लगभग 1200 AD तक आप मानिए कि इस्लाम 600 वर्षों में इन इलाकों तक फैल जाएगा। उसके पहले यहाँ के लोग क्या मान रहे होंगे, कुछ भी मान रहे होंगे, बहुमूर्तियों की पूजा कर रहे होंगे, या अपने लोकल ट्रेडिशनल रिलीजन को मान रहे होंगे, आदिवासी कल्चर को मान रहे होंगे। देयर वर मैनी टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। कई जगह पर अफगानिस्तान में तो बड़े स्तर पर बुद्धिज़्म डोमिनेंट था ना, हमने देखा है ना, दैट बामियान बुद्धा स्टैच्यू बहुत बड़ा, बाद में अब तालिबानी समय में तोड़ दिया गया उसको। तो बुद्धिज़्म इधर बहुत पेनिट्रेट हुआ है इस तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ। तो इस तरह से कई रिलीजन चल रहे होंगे, लेकिन इस्लाम की उत्पत्ति के बाद इन 600 वर्षों में इस तमाम क्षेत्र को इस्लाम ने कवर अप कर लिया। उसके पहले के लोग वहाँ पे, इस्लाम के आने के पहले लोग वहाँ कुछ भी मान रहे होंगे, वो इस्लाम मानने लगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो 600 वर्ष लगभग फ्री रन मिला एक इस्लाम को फैलने के लिए। अब इस्लाम फैला, लेकिन कुछ रीजन अभी रीच से बहुत दूर हैं, और वो नेचुरली हैं रीच से दूर। क्यों हैं, अब आप खुद देख सकते हैं। ये आप यहाँ से मक्का से शुरू हुए हैं, इस तरफ तो फैल रहे हैं, लेकिन देखिए इसके आगे ये रीजन तो बहुत दूर है अभी आपसे, है ना, ये रीजन। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो रशिया है ना, ये जो रशिया का यहाँ पर जो साइबेरिया का इलाका है, कई लोग ये थ्योरी देते हैं, और ये जो चाइना है पूरा, इस चाइना का ये जो ऊपर का यहाँ पर मंचूरिया का इलाका है, और उसके ऊपर भी ये थोड़े से इलाके बताते हैं कि यहाँ से ओरिजिनली कभी किसी समय में एक ग्रुप उपजा, आगे बढ़ा। ये थे तुर्क, द तुर्क यहाँ से बढ़े आगे को। अब यहाँ से जब तुर्क आगे को बढ़ेंगे तो रास्ते में हमें मंगोलिया दिख रहा है ना। तो तुर्क लोग आगे बढ़े और मंगोलिया के क्षेत्र में उतरे। तो मंगोलिया के लोग पहले कोई भी किसी तरह से भी रहे हों, लेकिन उनके साथ भी एक वर्ड जुड़ जाएगा, तुर्को मंगोल। आई बात समझ में। वो आगे मंगोलिया के लोगों को अपने साथ लिए, मंगोलिया का कल्चर कुछ तुर्कों ने अपनाया, कुछ तुर्कों का कल्चर मंगोलिया ने अपनाया, और एक तुर्को मंगोल सा सिस्टम क्रिएट हो जाता है, और ये तुर्क आगे बढ़ जाते हैं, ये तुर्क आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो रीजन है, दिस सेंट्रल एशियन रीजन, यहाँ पे कोई भी बस रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो तुर्क मंगोलिया में उतरे किसी समय में, लंबे समय तक, कई 100 इवन 1000 साल तक वहाँ रहे, अच्छे से कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, और अब वहाँ से अब एक जंगी बेड़ा आगे बढ़ रहा है। ये अब समय है 1200 AD का, समझ लीजिए लमसम 1200 AD। चंगेज़ खान द मंगोल, जिसके जिम्मे जाता है कि उसने इस रीजन में रहने वाली तमाम वो सारी ट्राइब्स जो मंगोल भाषा बोलती थी, भाषा मेन है सेंटर में, उन सबको जोड़ा और इस क्षेत्र का नाम रख दिया मंगोलिया, मंगोल उल्स, और तभी से ये जगह मंगोलिया कहलाने लगा। ओके। चंगेज़ खान ईस्ट से वेस्ट की ओर आएगा अगर, तो किस जगह में पहुंचेगा चंगेज़ खान अगर ईस्ट से, यंगेज़ खान कह लीजिए, चंगेज़ खान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये एक मंगोल है, मंगोलिया इसका क्षेत्र है, और लंबे समय से यहाँ पर, ये 1200 AD में आया है, लंबे समय से इवन BC पीरियड से ही तुर्क पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, मंगोलिया में आके बस रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस चल रहे हैं, और ये अब आगे बढ़े।
और आगे बढ़े तो रास्ते में कौन आ जाएंगे, रास्ते में कौन से लैंड आ जाएंगे, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे इलाके, ईरान वगैरह आएंगे। और जब 1200 एडी में ये खड़ा होके इधर को बढ़ रहा है वेस्ट की और ईस्ट से, लेकिन 600 से 1200 तक, इन 600 वर्षों में तो इस इलाके में इस्लाम फैल चुका है। तो चंगेज़ खान जब आएगा तो अपने साथ अपनी ज़मीन का कल्चर लेके आएगा। और वो कौन सा कल्चर फॉलो कर रहा है? तेंगरी, इसे टेंगरिन भी कहते हैं, द ट्राइबल कल्चर। उसका अपना रहन सहन, अपना खान पान, सब कुछ अपना है। वो अभी मुस्लिम है नहीं है ना, वो मुस्लिम नहीं है, उसका अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना सिस्टम है। और वो अब वेस्ट की तरफ आ रहा है और लैंड जीत रहा है। ये सारे लैंड जिनका मैंने अभी नाम लिया वो इन्हें जीत रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों पर कौन सा धर्म चढ़ा हुआ है? इस्लाम। तो जब वो यहाँ के लोगों को मार रहा है या जीत रहा है या उन्हें ख़त्म कर रहा है, तो उनकी मान्यता, उनकी विचारधारा, उन चीज़ों को भी वो हर्ट कर रहा है। वो तो धीरे धीरे एक समय लगेगा जब वो इनके बीच कुछ स्कॉलर्स को सुनेगा, रहेगा, जानेगा, समझेगा, तो हो सकता है वो इस्लाम की मेरिट्स को पहचाने, वो इस्लाम की मेरिट्स को पहचाने, उसे अपनाए, उसे जाने। लेकिन शुरुआती तौर पर तो वो एक आक्रमणकारी ही है और वो इनको ख़त्म करेगा। इस्लाम की मेरिट्स को एक पॉइंट पे जाके वो इस्लाम से कन्विंस होगा, कई स्कॉलरों से मुलाकात होगी, लेकिन उसके बाद भी वो हज की प्रथा को उतना नेसेसरी नहीं मानेगा, उसके बाद भी वो हलाल को जायज़ नहीं मानेगा और अपना तेंगरिन कल्चर लागू कराएगा इन लोगों पर। तो उसके बाद भी वो खतने को जेन्युइन नहीं मानेगा, सर्कमसीजन जो करना होता है। तो हलाल, खतना, हज, इस्लाम से कन्विंस होने लगा है, इस्लाम को समझने लगा है, लेकिन अभी भी इस्लाम की कई प्रथाओं को अप्रूवल नहीं दे रहा है, नेसेसरी नहीं मान रहा है। समझ रहे हो? कन्विंस होने के पहले फेज़ पे तो फिर आक्रमणकारी है, फिर तो काट रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है। तो इस तरह से एक टर्मिनोलॉजी पैदा हुई कि मंगोल मुसलमानों के दुश्मन थे, क्योंकि जिस रीजन पे मंगोल आके कब्जा करना चाह रहे हैं अंडर द चंगेज़ खान, वो रीजन में इस्लाम फैल चुका था 600 से 1200 एडी के बीच में, और वहाँ के लोग इस्लाम अपना चुके थे। आई बात समझ में? लेकिन अब आक्रमण हुआ है तुर्को मंगोल लोगों का, और इस रीजन में अब आकर के जब ये टिकेंगे, जब ये इस रीजन को जीतेंगे, तो ये वो दौर है जब इस एरिया में आकर के तुर्क प्रॉपर सेटल हो जाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझनी है, इनके पहले भी भारत में चंगेज़ खान और इन सबसे पहले भारत में अफ़गानिस्तान से महमूद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद घोरी आया। हम मोहम्मद घोरी के आक्रमण को भी तो तुर्कों के आक्रमण ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुर्क जब उतर रहे थे पहाड़ों से तो वो मंगोल में आए, तो वहीं थोड़ी ना सारा खेमा वहीं रुक गया, वो आगे भी बढ़े, और वो सेंट्रल एशिया की इन कंट्रियों तक भी आए। मुद्दे की कहानी कि तुर्क नॉर्थ ईस्ट से कहीं से आए और आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ जहाँ रुके उस कल्चर के साथ इंटरमिंगल हुए और आगे आगे जाके सेटल होते रहे। तो तुर्कों का आगे निकल चुका है बेड़ा आकर के सेंट्रल एशिया रीजन में भी चंगेज़ खान के आने से पहले बसा हुआ था। आई बात समझ में? तो तुर्कों के उस बेड़े को जो यहाँ पर पहले से बसे थे, तुर्को मंगोल कल्चर ने आके ओवरपावर कर लिया अंडर द चंगेज़ खान। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन से 100 लोग उतरे, मंगोलिया में टिके, उसमें से 20 लोग, 80 लोग आगे बढ़े, 20 लोग कहीं आगे रुके, 60 आगे बढ़े, वो 60 आके सेंट्रल एशिया में टिक गए। अब यहाँ के कल्चर के साथ वो तुर्क इंटरमिंगल हो रहे हैं और अपना तुर्क कल्चर इम्पोज कर दिया। यहाँ पर मंगोलिया कल्चर के साथ इंटरमिंगल हो रहे हैं, तो तुर्को मंगोल कल्चर सा पैदा हो रहा है। फिर लंबा समय बीतेगा, एक चंगेज़ खान एग्जिस्टेंस में आएगा और वो यहाँ से मंगोल ही बेड़ा लेकर के आगे की तरफ बढ़ेगा। वो बहुत ज़्यादा तुर्कों से खुद को अलग नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भी खुद तुर्कों से इंटरमिंगल हो रखा है, और यहाँ पर भी ऑलरेडी से तुर्क हैं, उनको आके उसने जीता। और तुर्को मंगोल कल्चर थोड़ा यहाँ पर आकर के और ओवर पावर हो जाएगा, मंगोल कल्चर थोड़ा और ओवर पावर करेगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए शुरू में मंगोल इस सेंट्रल एशिया रीजन के मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ और समझनी है आपको, खुद जो मंगोल है वो शमनिज़म में बिलीव करता रहा, और आज भी डोमिनेंटली वो उसी चीज़ों में, शमन कल्चर में बिलीव करता है और बुद्धिज़्म में बिलीव करता है मंगोलिया। वहाँ कोई बहुत बड़े लेवल पे आपको इस्लाम नहीं दिख रहा है नहीं, ओके। लेकिन अब चंगेज़ खान के आगे बेटे हुए
और उन बेटों में चंगेज़ खान का ये जो सारा सेंट्रल एशिया रीजन और उसके साथ लगता है ये ईरान का एरिया का ये सारा, चंगेज़ खान के आगे बेटों में ये इलाके बट गए और उन इलाकों को जैसे बांटा गया उन्हें कहते हैं द खनातेज़। अलग अलग खनाते बनी, जैसे गोल्डन होर्ड खनात, एक खनात ये बनी, एक उसका बेटा था सेकंड नंबर का चगताई, एक चगताई खनाते बनी, द चगताई खनात, ठीक है, एक हागुल। इस तरह से अलग अलग तरह की खनाते बनी। मेन 4 खनाते थी। देयर वर 4 मेजर खनाते। खनात मने द टेरिटरी, मतलब वो इलाका सारा जो वो कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह से खनाते बांट दी गई। ओके, उसमें से चंगेज़ खान के बाद उसके ये जो खनाते हैं यहाँ पे उसके बेटों में बटा है उसकी एम्पायर, उसमें से वो जो गोल्डन होर्ड खनात है ना, ऐसा माना जाता है कि जब इसने इजिप्ट को पेनिट्रेट किया ना, मिस्र को, ये रहा इजिप्ट, ये जो गोल्डन होर्ड खनात ने आके जब ये इजिप्ट को पेनिट्रेट कर लिया ना, ये इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी की घटना होगी, 1330-1340 के अराउंड की। उस दौरान इस गोल्डन होर्ड खनाते ने बड़े पैमाने पर इस्लाम अपनाया। मतलब एक मंगोल चंगेज़ खान आया इस इलाके में लगभग 1200 के आसपास, पहले मुसलमानों के ऊपर आक्रमणकारी के रूप में आक्रमण किए, फिर धीरे धीरे उनकी प्रथाओं को ख़त्म किया, फिर धीरे धीरे कन्विंस हुआ पर कुछ प्रथाओं से कन्विंस नहीं हुआ और अल्टीमेटली अपना वापस गया। और यहाँ पर उसके बेटों में उसका एम्पायर बटा, उन बेटों में जो एम्पायर बटा खनाते कहलाई, उसमें से गोल्डन होर्ड खनात ने आगे जाके 14वीं शताब्दी के पहले हाफ के दौरान जब मिस्र के इलाके में जब वो पहुँचे, उनको उस रीजन को कंट्रोल करना शुरू किया, तब बड़े प्रभाव में आया इस्लाम के और बड़े पैमाने पर यही वाली ब्रांच इस्लामिक हुई, ये इस्लामिक हुई। फिर धीरे धीरे दूसरी खन्नातें भी इस्लामिक होने लगी, उन पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा, इस्लामिक स्कॉलर्स ने प्रभाव डाला। दूसरा एक बड़ी चीज़ थी, याद रखना, अब मंगोलों के आने के पहले मैंने बोला यहाँ तुर्क थे और चंगेज़ खान खुद जा चुका है, उसके बेटे सत्ता में हैं, उतने काबिल ना होंगे जितना चंगेज़ खान होगा। अब चंगेज़ खान ने तो आके सारे तुर्क दबा दिए, हो सकता है वो तुर्क वैसे बड़े कैपेबल हों, चंगेज़ खान के जाने के बाद ही उन्होंने सिर उठाना शुरू किया। तो ये सिर उठेंगे, इन उठे हुए सिरों में एक सिर उठा थोड़ा आगे जा कर के, इसका नाम था तैमूर। एक व्यक्ति उठा तैमूर, इसका मेन गढ़ आप समझ लीजिए समरकंद है। समरकंद आज कहाँ होगा? गुड बॉय, उज़्बेकिस्तान। ओके, ये देखिए उज़्बेकिस्तान, ये इसका मेन गढ़ है तैमूर। अब क्या हो रहा है, सब जानते हैं कि चंगेज़ खान तो गया कब का, ख़त्म, मंगोलों का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, लेकिन स्टिल मंगोल प्रैक्टिसेस, मंगोल कस्टम कल्चर मैनर आम जनता के अंदर घर बना चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, ये बात तो है। तो ऐसे में जितने भी वहाँ के बशिंदे पहले वाले हैं जो अब अपनी किंगडम्स बनाना चाहते हैं, दोबारा से खड़ा होना चाहते हैं, उनकी एक खासियत रही, उन्होंने अपने रूल को, अपने शासन को विधि सम्मत बनाने के लिए, मतलब जनता से लेजिटिमेसी दिलाने के लिए, और दूसरा एक प्योर रूल, पवित्र शासन, मजबूत शासन, नस्लीय रूप में सुप्रीम शासन स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर मंगोल औरतों से शादियां करी, मंगोल औरतों से शादियां करी। आई बात समझ में? ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि मंगोल रूल के साथ एक लेगेसी जुड़ी थी कि इस रीजन को मंगोल रूल करते थे और आज भी खनातों के रूप में बांट के कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो मेन रूलर कमज़ोर पड़ रहे हैं और उनके जर्नैल ज़्यादा बड़े पैमाने पर ऊपर उठ रहे हैं और वो अपनी गई हुई लॉस्ट ग्लोरी को दोबारा पाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी
आम जनता में पकड़ बनी रहे, और बाकी जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं राजा राजा बनने के, हम उनसे ज़्यादा बड़े एफर्ट्स हमारे दिखें। इसलिए वो तब है जब हम जनता को खुश रखें, राजघरानों को खुश रखें, हम मंगोल सुप्रीम राजघरानों की मंगोल औरतों से शादियाँ कर लें। ये लहर बहुत चली। इस लहर के तहत एक चीज़ ये हुई कि चंगेज़ खान का वो जो दूसरे नंबर का बेटा था चगताई, उसकी जो आगे बेटी थी, उसकी भी शादी इसी प्रोसेस के तहत की गई कि उसे भी एक मंगोल औरत मान करके इसी तरह से एक योद्धा ने अपने साथ बिहाया कि उसकी पोजीशन सुप्रीम हो जाए। इतनी बात समझ आई? इस प्रोसेस के पाया ये जो चगताई की बेटी है, इसके आगे जो वंशज बनेंगे 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 बनते 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 फाइनली इनमें से एक आएगा बाबर, मैटरनल साइड से। तो चंगेज़ खान, बेटा सेकंड नंबर का चगताई, बेटी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप अभी हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, उसकी डॉटर की किसी से भी आगे मैरिज हुई होगी, ठीक है, अपन का वो कंसिडरेशन नहीं है, बट उसके आगे बच्चे हुए होंगे। तो इस डॉटर का एक ट्री चल पड़ा, आगे चल पड़ा। तो इस डॉटर साइड से आपको आगे 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 मतलब 10वीं पीढ़ी आ जाएगी। चंगेज़ खान वाली साइड से 10वीं पीढ़ी आ जाएगी। ये यहाँ पर आया अब एक रिजल्ट बाबर। लेकिन दूसरी तरफ तो इसलिए मैटरनल साइड से बाबर चंगेज़ खान का वंशज है माता की तरफ से। किससे वंशज हुआ? क्योंकि बाबर कनेक्टेड है चगताई से, चंगेज़ खान के दूसरे बेटे से। कैसे कनेक्टेड है? चगताई की जो बेटी वाली ट्री है, चंगेज़ बाबर वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो माता साइड से ये मंगोल है। लेकिन अब दूसरी तरफ एक ट्री चलेगा तैमूर का। तैमूर ने भी इसी तरह से मंगोलियन औरत से शादी करी। तो तैमूर साइड का जो ट्री चलेगा, जो थर्ड ग्रेट ग्रैंड फादर है उस तरफ से बाबर फिर आएगा। तो मेल साइड पे इस तरह से एक वंशज बाबर है, फीमेल साइड से एक वंशज बाबर है। तो तैमूर की तरफ से पैटर्नल साइड मिलती है और चंगेज़ खान की तरफ से मैटरनल साइड मिलती है। तो इस तरह से बाबर हाउस ऑफ तिमूरिड से बिलोंग करता है, यानी कि तैमूर से बिलोंग करता है, और वो मंगोलों से भी बिलोंग करता है। नान का मंगोल हो गया, दाद का तैमूर हो गया, ठीक है। अब ये बाबर भारत आएगा तो फिर तैमूर साइड से आ रहा है, तो खुद दिमाग लगा लो कि सेंट्रल एशिया में बाबर का भी गढ़ क्या होगा? समरकंद। डन है कहानी, क्योंकि तैमूर का भी क्या था? समरकंद ही था। तो बाबर भारत आएगा और सबसे बड़ी एक ही चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, भारत में आने के बाद इसका संघर्ष होगा इब्राहिम लोधियों से 1526 में, और वो है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत डन है। बैटल ऑफ पानीपत ये जीत जाएगा, लोधी हार जाएंगे। लोधियों के साथ ही भारत में सल्तनत रूल खत्म, क्योंकि वो सुल्तान थे ना, सल्तनत शासक। और बाबर की सत्ता शुरू हो गई 1526 में। बाबर गद्दी पर आ गया। फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा आगे शाहजहां, शाहजहां का बेटा आगे औरंगजेब। ये हैं द माइटी मुगल्स, और उनके बाद द लेटर मुगल्स। तो बाबर यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव रखेगा। अब सवाल ये आया कि बाबर ने अपना नानका साइड का नाम क्यों लिया मुगल? क्योंकि मंगोल से मोगुल, मोगुल से मुगल हुआ, जबकि उसे दादका साइड का नाम लेना चाहिए था, द तैमूर्स। लेगेसी उनके अंदर, पावर उनके अंदर, ब्लड की प्योरिटी कंसेप्ट उनके अंदर, डिविनिटी के कॉन्सेप्ट उनके अंदर काम कर रहे हैं तैमूर वाले ही। वो खुद को हाउस ऑफ तिमूरिड भी कहते थे, लेकिन एक इसमें कड़वाहट है तैमूर से जुड़ी हुई। वो कड़वापन वो दूर करना चाहते थे। वो क्या? आ जाओ। 1526 में बाबर आया ना, थोड़ा वापस चलता हूँ फिर लेके। 1526 से पहले 1426, 1426 से थोड़ा और पहले 1398। 1398 में एक्चुअली भारत तैमूर भी आया, तैमूर भी भारत आया।
और समरकंद में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समरकंद को विकसित करने के लिए, अपनी डायनेस्टी को मजबूत करने के लिए उसे अथाह धन और बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी, जो वो भारत को रौंद के दिल्ली को बर्बाद करके ले गया। तो तैमूर ने इतना रौंदा भारत को, इतना मसैकर किया, इतना लूटा कि 100 साल तैमूर के जाने के बाद लग गए दिल्ली को उभरने में। 100 ईयर्स, 1398 के बाद 1498 तक का समय, 100 ईयर्स। आप सब जानते हैं 1487 के बाद का समय सिकंदर लोदी का, बामुश्किल चीज़ें संभाली गई, चीज़ें सेटल हुई, और बाद में तो फिर इब्राहिम लोदी आया और वो तो हार गया बाबर से। लगभग 100 बरस का समय लग गया। लोगों के मन से वो कड़वाहट गई नहीं तैमूर को लेके। तो लोगों के मन में तैमूर को लेके जो कड़वाहट है, उसके थोड़े ही समय बाद आए उसके वंशज को लेके भी वो कड़वाहट रहेगी। इसलिए भारतीय जनता का साथ और समर्थन बाबर चाहता था, और बाबर के वंशज भी यहीं बसना चाहते थे। वो इस लैंड को अपना घर बनाना चाहते थे, इस सरजमीन को अपना लेना चाहते थे, और चाहते थे कि यहाँ के लोग भी अपना ले हमें। इसी के कारण उन्होंने तैमूर की लेगेसी को, तैमूर के नाम को जनतक रूप में पब्लिकली आगे बढ़ाने की बजाय मंगोल नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और मुगल के रूप में शासन किया, मुगलों के रूप में। क्योंकि तैमूर से जुड़ी ताज़ा 125 साल पहले वाली याद ताज़ा थी लोगों में। लेकिन चंगेज़ खान की एक खासियत है, मंगोलों की एक खासियत है, मंगोलों ने सेंट्रल एशिया में तो बहुत बारबेरियन एक्टिविटीज़ करी हैं, बारबेरिक थे ये, लेकिन भारत आ नहीं ना पाए। तो भारत में इनसे जुड़ी कड़वी यादें नहीं थे। क्यों? क्योंकि सल्तनत काल के शासकों की एक सफलता ये थी कि वो अलग अलग मंगोल योद्धाओं को भारत के नॉर्थ वेस्ट के बाहर रोकने में सफल हो पाए बहुत समय से। क्योंकि मैंने 1200 का समय बताया, और उसी 1200 के समय के आसपास भारत में इल्तुतमिश एज अ सल्तनत रूलर रूल कर रहा है, और उसने सफलतापूर्वक मंगोलों के आक्रमणों को रोक लिया था। तो मंगोल सेंट्रल एशिया में कर पा रहे हैं अपनी हरकतें, लेकिन क्योंकि भारत एंट्री नहीं हो पा रहे, सल्तनत रूलर एंट्री नहीं होने दे रहे, तो भारत में उनसे जुड़ी कोई ऐसी कड़वी यादें हैं नहीं। और तब ऐसा सोशल मीडिया, या तब ऐसा कोई न्यूज़ चैनल, या तब कोई प्रिंटिंग प्रेस अखबार तो था नहीं कि लोग सुने अरे एक बाबर, एक चंगेज़ खान है सेंट्रल एशिया में ऐसा ऐसा कर रहा है। कुछ व्यापारी, कुछ यात्री, कुछ दार्शनिकों को इतना पता रहता था, बाकी आम जनता में ये सब नहीं था। लेकिन एक बंदा स्वयं दिल्ली आके लूट के गया है, वो तो आंखों से देखा लोगों ने, तो वो तो आग की तरह बात भारत में फैली कि यार ये तैमूर आया एक समरकंद से, तो ऐसे में बाबर भी आया वहीं से। लेकिन बाबर ने कहा कि ना, वैसा नहीं करना है मेरे को, मैं मंगोल हूँ, मुगल हूँ, मेरी ब्रांच मुगलों से जुड़ रही है वहाँ से, मेरी माता की साइड से। तो इस वजह से वो लोगों का जो एक आक्रोश झेलना पड़ सकता था, या लोगों में एक लैक ऑफ फेथ जो उसे दिखता बाबर को खुद को लेके, वो चीज़ें नहीं हुई। फिर वो टिक गए, यहाँ पर स्टेबल हो गए। और दूसरी तरफ मंगोलों का नाम याद रखा, अपने उलेमाओं को, अपने वॉरियर्स को भी ये जताया कि हम किस लेगेसी से आते हैं, याद रखना। क्योंकि सेना का संगठन जो किया आगे जाके अकबर ने, द डेसिमल सिस्टम कॉन्सेप्ट, दहसाला सिस्टम, वो मंगोलियन प्रैक्टिस ही थी। तो बहुत सारी, और फिर एक ब्यूटीफुल चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी, कभी भी नहीं चाहते थे मुग़ल भारत आने के बाद कि वो जिस इस्लाम या मुस्लिम स्वरूप में भारत आए हैं ना, तो यहाँ पर भारत में अब तक भारतीयों ने सल्तनत शासन के दौरान जो इस्लाम की कट्टरता देखी है, वो कह रहे अपन को नहीं करना भाई, अपन को जनता जोड़नी है, अपन को यहाँ पक्का शासन करना है, यहाँ टिकना है, जंगें लड़ के ख़त्म नहीं होना, संघर्ष में नहीं बिखर जाना। ऐसे में वी नीड सम लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम। और मैंने अभी बताया कि चंगेज़ खान एक समय में इस्लाम से कन्विंस हो गया था, लेकिन उसने इस्लाम की बहुत सारी कोर चीज़ों को अप्रूवल नहीं दी थी। तो इस तरह से जो मंगोलों वाला इस्लाम था ना, वो बिट लिबरल था, लिबरल था थोड़ा। उसी ब्रांच से फिर ये मुगल आ गए, तो इसलिए मुगल भी तो कैसे हैं, लिबरल है ना। अब अगर इस्लाम में कहें तो उन चीज़ों के चित्र या कोई आकृति नहीं बनानी जिसका अधिकार ईश्वर के पास है। बेल, बूटे, पक्षी, चिड़ियाँ, कुछ नहीं, लिविंग चीज़ें नहीं। लेकिन मुगलों की आर्ट फॉर्म तो इन लिविंग आइटमों से भरी पड़ी है।
और आप सब जानते हैं मुग़ल दरबार में जहांगीर का पीरियड तो पेंटिंग आर्ट के लिए गोल्डन पीरियड रहा है, तो पेंटिंग तो बहुत करवाई उन्होंने। तो वो जो मुग़लों ने बड़ी स्ट्रेटजिकली वो जो मंगोलों से अपनी जड़ें जुड़ी, तो उस वजह से वो अपने शासन में भी उलेमा वर्ग जो रहता है, क्लर्जी जो रिलीजन का झंडा पकड़ के रहते हैं, उनको ठंडा करके रख पाए कि इन आर ट्रेडिशन ऑफ द मंगोल्स, द मुगल कल्चर, यू कैन नॉट बी दैट स्टॉन्च, ओके, आप उतने स्टॉन्च नहीं रह सकते, उतने रिजिड नहीं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लिबर्टी। और ये प्रैक्टिस मान्यता प्राप्त है। देखिए सेंट्रल एशिया में मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटीज़ इस लिबर्टी से चल रही हैं, तो हम वही तो फॉलो कर रहे हैं। तो इस्लामिक भी रहे, मुस्लिम भी रहे, लेकिन विथ सम फॉर्म ऑफ लिबर्टी। इससे अकबर को एक रूम मिला, एक स्पेस मिला। इसी का कारण है कि मुग़लों पे फिर सूफियों का रंग भी चढ़ा, तो लिबर्टी और आ गई। इस वजह से वो लार्जर इंडियन मासेस को डाइवर्सिटी के साथ, अलग अलग रिलीजन और फेथ के बावजूद होने के भी अपने एम्पायर में एम्ब्रेस कर पाए, ले पाए, जोड़ पाए, और एक बड़ा एम्पायर, स्टेबल एम्पायर उन्होंने स्टेबल किया। सो देयर वर मैनी रीजंस कि उन्होंने अपनी लीनियज जो इंडिया में दिखानी चाहिए वो मंगोलों से ट्रेस करी, तैमूर से नहीं। लेकिन हाँ, दिव्यता का सिद्धांत, डिविनिटी का सिद्धांत, ब्लड की प्योरिटी, ये बातें तैमूर के हाउस से आई हैं उनमें, और हाउस ऑफ तिमूरिड हैं, पेंटिंग्स हैं जिनमें वो तिमूर को सेंट्रल पोजीशन में दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, एनसीईआरटी में वो पेंटिंग है, तो वो उधर से अपना वो संघर्ष भी याद रख रहे हैं, है ना, क्योंकि वो मुगल बादशाहों में डिविनिटी दिखाई जाती थी कि वो नूर इलाही हैं, मतलब ऐसा बताया जाता था। तो वो चल रहा है। लेकिन वही रेवेन्यू सिस्टम, आर्मी ऑर्गेनाइज कैसा करना है, दहसाला सिस्टम, फाइटिंग टेक्निक। अब मुगल की, बाबर की जो फाइटिंग टेक्निक थी पानीपत में, अभी नाम बताया, दोबारा बताते हैं, एमसीक्यू वाइज बड़ा जरूरी है। बताओ कमल। द तुगलुमा टेक्निक, ये बड़े पैमाने पर मंगोलों से जुड़ी हुई है, द मंगोलॉइड टेक्निक, ओके। तो इस तरह से ये सब चीज़ें उधर कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसको। तो मुगलों ने भरपूर लाभ उठाया है दोनों लीनियज का, द मंगोल लीनियज एंड द तैमूर लीनियज। आई बात समझ में? इसलिए हैं दाद की तरफ से तैमूर के, पर नाम इस्तेमाल हो रहा है मुगल, जो कि डिस्टॉर्टेड वर्जन है मोगुल का। मोगुल किसका? मंगोल का। और वो चगताई की आगे बेटी का जो ट्री चला है उधर से आया है बाबर, और इधर से तैमूर का जो ट्री चला है उधर से आया है बाबर। तो इस तरह से अब जो बाबर है भारत में वो है मुगल। मुगल एक नाम आता है, पीछे से नस्लीय नाम है, लेकिन वो मुगल अब लंबे समय से सेंट्रल एशिया में सेंटर्ड थे एज अ बाबर। तो वो इस्लाम के संपर्क में तो मिड ऑफ द 14th सेंचुरी से ही बड़े पैमाने पर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो हो इस्लामिक चुके थे। तो वो भारत में जो आए हैं वो मुस्लिम वाले ही मुगल आए हैं, जबकि इनके फोर फादर कभी इस्लाम से ही लड़ रहे थे, जैसे कि चंगेज़ खान। तो वो मुगल जो कि मंगोल हैं, और कल्चरली धर्म वाइज वो मुस्लिम हैं, और कभी मुस्लिम से ही इनके पूर्वजों ने लड़ाई की थी, पर फिर इन्होंने इस्लाम अपनाया है, तो आज ये मुस्लिम हैं। तो इस तरह से सारे जवाबों के नाम मिल गए कि सर अगर वो मुगल मंगोल ही हैं तो फिर वो या मंगोल हो सकते हैं, मुस्लिम नहीं, मंगोल कम मुस्लिम दोनों हो सकते हैं। फिर मंगोलों की तो मुसलमानों से दुश्मनी थी, तो फिर अगर मुगल मंगोल ही हैं तो मुस्लिम फिर कैसे? तो हो सकते हैं क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस्लाम एम्ब्रेस कर लिया उन्होंने, अपना लिया, और वो वही वाले मुगल आज मुस्लिम मुगल हैं जो कि मंगोलों से ही आते हैं, मैटरनल साइड से, नानका साइड से। आई बात समझ में? दैट इज़ द होल स्टोरी। हमने सारा सेंट्रल एशिया रीजन का सिस्टम देखा, हमने देखा तुर्क कहाँ से उतरे, हमने देखा मंगोलिया एक क्षेत्र, हमने देखा मक्का से इस्लाम पैदा हुआ और चारों तरफ फैला, 600 से 1200 तक वो पेनिट्रेट किया, उतने में उधर से चंगेज़ खान उठ खड़ा हुआ, जिनसे लड़ रहा है वो इस्लाम अपना चुके हैं, तो वो इस्लाम को बर्बरता से घात पहुंचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन प्रैक्टिसेस से खुद भी कन्विंस होगा, कुछ प्रैक्टिसेस को अप्रूव नहीं करेगा। उसके वंशजों में आगे जाके उसका एम्पायर बट गया, उनमें से एक ब्रांच जब मिस्र के इलाकों में पहुंची, बड़े पैमाने पर इस्लाम अपना लिया, फिर धीरे धीरे बाकी खनातों ने भी अपना लिया, और फिर उनमें से जो चगताई वाली ब्रांच है वो भारत की तरफ नानका साइड बन के आई। इसलिए अब आप एक बात याद रखिए, ये चगताई तुर्क कहलाते थे मुगल। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो भारतीय मुगल हैं ये कौन सी ब्रांच हैं? चगताई तुर्क। अब चगताई कौन है? चगताई है बेटा, कौन, किसका?
चंगेज खान का। अच्छा, और तुर्क क्या है? द एथनिसिटी, एथनिकली, क्योंकि वो तुर्क ही कभी उतरे और मंगोलिया में आए और एक लंबे समय का इंटरमिंगल कल्चर चला 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 चला, वो तुर्को मंगोल कल्चर हो गया, वहाँ से वो तुर्क मंगोल आगे बढ़े, तो जहाँ आए हैं सेंट्रल एशिया में वो तो है ही एक्सक्लूसिवली तुर्क। तो इस तरह से आप इन्हें एथनिकली उधर से तुर्क बोलिए। बहुत उस इलाके में जो सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, क्लब करके उन लोगों को बोलिए द मंगोल भाषाएं। तो इन सबको एक नाम दिया एक व्यक्ति ने एक समय में, द मंगोलियंस। तो इस तरह से फिर वो मंगोलियन होके आगे बढ़े हैं, तो उन्हें आप मंगोल कहिए। एथनिकली वो तुर्क हो गए, रिलीजियसली वो हो गए द मुस्लिम। आई बात समझ में? और इस क्षेत्र में सारे पाए जाने वाले लोगों को फिर बाद में हमने नाम दिया, क्योंकि इसी क्षेत्र से ऐसा माना जाते हैं वो रेशियल फीचर, तो हमने उनको फिर नाम दे दिया द मंगोलॉइड पीपल, नस्ल वाइज जो वैसे फीचर रखते हैं। बारीक पतली आँखें, दबे दबे से बारीक होंठ, और गाल यहाँ से थोड़े बाहर को आए हुए, चेहरा नीचे की ओर पतला होता हुआ, ठोडी बाहर को आती हुई, माथा थोड़ा दब के उभरा हुआ बड़ा, और इस तरह की लुक। आपको समझ आ रही होगी कैसी लुक। मेजॉरली आज के मंगोलियन चाइनीज़ पीपल, तो शुरुआत में उनकी चेहरे ऐसे ही थे। अब आप कंफ्यूज मत करिए जैसे जोधा अकबर में ऋतिक दिखाया है, ऐसा नहीं करते। जरा आप थोड़ा निकालिए घर जाके इमेजेस, बाबर का चेहरा निकालना, तो फिर आपको सब शक्लें पता लग जाएंगी कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। यू विल गेट टू नो। ओके, थैंक यू।